अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको मिलते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। इसी तरीके से अगर आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है टू स्टूडेंट्स ड्राइव फॉलोइंग इक्वेशन इन विच एक्स रिफर टू डिस्टेंस ट्रेवल वी द स्पीड ए द एक्सलेशन एंड द टाइम एंड द सब्सक्रिप्ट ओ मीन्स अ क्वांटिटी टाइम टू जीरो। बोल रहा है कि दो स्टूडेंट हैं जो कि दो अलग अलग इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं और उनकी इक्वेशन में जहाँ एक्स है वो डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को, वी डिनोट कर रहा है स्पीड को और ए रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्सलरेशन को और टी डिनोट कर रहा होगा टाइम को। इसके लिए आपको डायमेंशन आनी चाहिए। सब्सक्रिप्ट ओ मीन्स अ क्वांटिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो और जिसके साथ सब्सक्रिप्ट ओ लगा हुआ होगा इसका मतलब उसको मेजर किया गया है टाइम टी ज़ीरो में, मतलब बहुत छोटे से छोटे वक्त में भी हमने उसको मेजर कर लिया है। तो इससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं और दो अलग अलग स्टूडेंट ने ड्राइव की है। एक इक्वेशन ए है एक्स इजिकल टू वी टी स्क्वायर प्लस 280 एंड दूसरी है एक्स इजिकल टू वी नॉट टी प्लस 280 स्क्वायर। विच ऑफ दीज कुड पॉसिबली बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली चेक। आप इसको डायमेंशनली चेक करके बताओ कि ये इक्वेशन क्या करेक्ट है या नहीं है। कि अगर एक बच्चे ने ए ने सॉल्व किया है और एक बच्चे ने बी को सॉल्व किया है तो इसमें से कौन सी करेक्ट है। तो याद रखिए इन दोनों में से एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। वो पता कैसे लगेगा कि इजिकल टू से पहले अगर एक्स है तो डायमेंशन बोल रहा है एक्स डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस की डायमेंशन एल, तो इसको सॉल्व करने पर भी एल ही बनेगा, इसको भी सॉल्व करने पे एल बनता है। तो अगर बन जाता है तो डायमेंशनली सही है। तो आइए न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं। तो गिवन बना लेते हैं। याद रखिए गिवन बनाया करें। सबसे पहले ए के लिए गिवन बनाया फिर बी के लिए। ए के लिए गिवन में एक्स डिनोट कर रहा था डिस्टेंस तो एल आ गया। वी वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन तो सेम होती है तो एल टी माइनस वन आ जाएगा। टी डिनोट कर रहा है टाइम तो कैपिटल टी, एक्सेशन एल टी माइनस टू। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स डिनोट कर रहा है लेंथ को तो एल। वी नॉट वेलोसिटी या स्पीड है तो एल टी माइनस वन। टी टाइम कैपिटल टी और एक्सेशन एल टी माइनस वन। मतलब इस इक्वेशन में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है मैंने उनकी सबसे पहले डायमेंशन ली थी। अब सोल्यूशन में डायमेंशनली चेक करना है तो पहले मैं ए को चेक करता हूँ कि करेक्ट है या नहीं है। तो मैंने इक्वेशन कॉपी करी और इसमें मैंने 2 को ख़त्म कर दिया। तो साइड में आपने हवाला देना है, पहले 2 लिखना है फिर डायमेंशन लेस 2 को यहाँ से ख़त्म करना है फिर इक्वेशन में पुट करना है। तो एक्स की जगह आपने एल, वी की जगह एल टी माइनस वन, टी की जगह कैपिटल टी लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस 2 तो ख़त्म हो गया, एक्सेशन की जगह एल टी माइनस टू ये नज़र भी आ रहा है और टी की जगह टी। अब फर्दर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई एल बन भी रहा है नहीं बनना है। इजिकल टू से पहले एल चल रहा है तो एल इज इक्वल टू, यहाँ देखें यहाँ टी माइनस वन है और यहाँ टी प्लस टू है। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो माइनस वन प्लस टू क्या बनेगा बताएं भाई, मैथ के है ना। तो माइनस वन प्लस टू बनेगा प्लस का वन तो ये बन जाएगा एल टी, प्लस वन लिखते नहीं है, प्लस एल तो अपनी जगह पर है टी माइनस टू प्लस वन। तो माइनस टू प्लस वन क्या बनता है भाई, बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है तो माइनस का वन आ जाएगा। ये दोनों ऐड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, ये पावर प्लस में और ये माइनस में। तो मैं एक काम करता हूँ पहले एल में एल को कॉमन निकालता हूँ कि अगर कॉमन निकल के क्या वाकई इक्वेशन बन भी रही नहीं बन रही। तो अगर मैं इसमें से एल को कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में टी प्लस टी माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ तो एल है, यहाँ पे तो ये बनना ही है। इसका मतलब ये इक्वेशन जिस बच्चे ने जिस स्टूडेंट ने ड्राइव की है वो इनकरेक्ट है, इससे सही तरीके से ड्राइव नहीं की है, इससे फार्मूला जनरेट गलत किया है तो ये इनकरेक्ट हो गया। आइए दूसरी वाली देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। तो डेफिनेटली वो करेक्ट ही होगी। तो यहाँ देखें दूसरे बच्चे की क्वेश्चन लिखी, एक्स डिनोट कर रहा था एल को, वी नॉट तो स्पीड है तो एल टी माइनस वन, टी की जगह कैपिटल टी प्लस 2 को आपने साइड में हवाला देके ख़त्म कर देना है, एक्सेशन की जगह एल टी माइनस टू, टी की जगह टी कैपिटल टी और स्क्वायर। अब यहाँ देखें एल टी माइनस वन या टी प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन होता है टी की पावर ज़ीरो। देखें पिछली बार बताया था यहाँ पे भी एल टी माइनस टू प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू ज़ीरो होता है तो टी की पावर ज़ीरो। जिसकी पावर ज़ीरो होती है वो वन, तो इसकी पावर भी ज़ीरो है तो इसकी पावर भी ज़ीरो, तो वन वन आ जाएगा। एल को वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो एल बनेगा, यहाँ पे एल को वन से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ भी एल बनेगा। एल प्लस एल कितना एल हो गया आपके पास, टू एल। टू क्या है, डायमेंशन लेस है तो एल इजिकल टू से पहले चल रहा था, इजिकल टू के बाद भी एल आ गया।
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने बी वाली क्वेश्चन ड्राइव की है वो डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने कमेंट कर देना कि ए वाली डायमेंशन आपकी इनकरेक्ट है और बी वाली आपके पास क्या है, करेक्ट है। ये पहला न्यूमेरिकल था जिसका आंसर हमने सॉल्व कर लिया। आइए दूसरा न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ एन एरोप्लेन ट्रेवल एट 850 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। हमें बोल रहा है एक एरोप्लेन है जो कि 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कितनी देर लगेगी उसको 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में। मतलब हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम मालूम करना है। तो एरोप्लेन की सबसे पहले आपको ये स्पीड गिवन है, कैसे पता लगा, ये यूनिट बता रहा है किलोमीटर पर आवर की क्या है, इतनी स्पीड के साथ वो चल रहा है। तो वी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 850 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा आपने पहले हेडिंग लगानी है गिवन को, और जितना डेटा सवाल में मौजूद है वो लिख देना है, ताकि आप डेटा तो बनाना सीखें। तो डेटा आपने यहाँ से उठा के लिखना है। तो वी की वैल्यू हमारे पास 850 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा। याद रखें कि स्पीड जो होती है उसका यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं होता है, फिजिक्स के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में। तो मैं आंसर को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करूँगा, मैं डेटा में ही करूँगा। तो आपके ऊपर है कि कुछ जो सेंटर है वो आंसर को कन्वर्ट करवाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डेटा में ही कन्वर्ट करवा रहा हूँ। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आप सबसे पहले अपनी वैल्यू को किलोमीटर से मीटर में लाएंगे, और डिवाइड पर आवर का मतलब ये होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में सेकंड जितने होते हैं उससे आपने डिवाइड करना पड़ेगा। तो 850 को किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई 1000 होता है, और आवर से सेकंड में जाने के लिए डिवाइड होता है 3600। तो याद रखें 850 को आपने मल्टीप्लाई 1000 करना है और डिवाइड करना है 3600, तो आंसर आ जाएगा 236.11 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड आ गई आपकी एरोप्लेन की। अब दूसरा आपको बोल रहा था हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस का सिंबल होता है एस। तो एस कितना है, 1 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में चले आए तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो 1 को मल्टीप्लाई जैसे 1000 से करेंगे तो आंसर तो 1000 ही आएगा सिर्फ। अगर 2 होता तो 2000 आया था। रिक्वायर्ड में हमने टी निकालना है तो टी लिख दिया। सोल्यूशन में सबसे पहले स्पीड का फार्मूला लिखा। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने स्पीड का फार्मूला पुट किया, स्पीड इज इक्वल टू एस अपॉन टी। हमने टी को अलग कर लिया क्योंकि टी निकालना है। तो टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, और वी मल्टीप्लाई, इसके नीचे आके डिवाइड। तो टी का फार्मूला आपके पास बन जाएगा एस अपॉन वी। तो हमने एस की जगह एस की वैल्यू पुट करनी है और वी की जगह वी। तो टी इज इक्वल टू एस, एस की जगह 1000 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर v है, तो v की वैल्यू आपके पास 236.11 है, तो यहाँ पर आ गया 236.11। अगर आप इसको डिवाइड करें तो टाइम आ जाएगा 4.23 सेकेंड। मतलब कि उस जहाज़ को जो कि 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसको 1 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में सिर्फ और सिर्फ 4.23 सेकेंड लगेंगे। आइए न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 बहुत आसान है। तो लिखा हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैज़ स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। हमें बोलना है एक रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसकी स्टोरेज फैसिलिटी 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। तो आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। याद रखें वॉल्यूम का फार्मूला होता है 3 चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हमें एक यहाँ पे लेंथ गिवन होगी, एक ब्रेथ गिवन होगी और एक हाइट गिवन होगी। तो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ कि लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है, हाइट। तो आप एक ही पैटर्न पे चलें कि लेंथ इसको कंसीडर कर लें, इसको ब्रेथ, इसको हाइट। आगे पीछे वैल्यू करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिजिक्स पढ़ते हैं तो वो एक प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, वो तो बात की बात है। चले पहले यहाँ पे देखें। तो गिवन में आपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एल, बी और एच। तो लेंथ 1.9 मीटर कंसीडर कर लें, ब्रेथ 1.2 मीटर, हाइट 0.8 मीटर। रिक्वायर्ड में हेडिंग लगा दें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। सिंपल वी भी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में अब सॉल्यूशन की हेडिंग वॉल्यूम का फॉर्म लगाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई एच। लेंथ की जगह 1.9 मीटर, ब्रेथ की जगह 1.2 और हाइट की जगह 0.8। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आएगा 1.824 मीटर क्यूब। जैसी बात है 3 मीटर थे तो 3 मीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को यूनिट होता है मीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक है जिसकी 25.0 मीटर लेंथ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लेंथ दी हुई है 25.0, तो मेंशन कर दे। 15.0 मीटर इन विड्थ दी हुई है, 25.0 ब्रेथ और विड्थ एक ही चीज़ है। इज़ यूज टू स्टोर वाटर, इस्तेमाल हो रहा है वाटर को स्टोर करने के लिए फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन एन इंडस्ट्रियल प्लांट। इंडस्ट्रियल प्लांट है जहाँ पर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हम वाटर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
इफ़ 2980 मीटर क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉल्यूम निकाल कर दिया हुआ है। तो अगर वॉल्यूम हो 2980 मीटर क्यूब, वाटर इज पम्प इनटू द टैंक, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द वाटर, हमने क्या मालूम करना है, वाटर की डेप्थ। वाटर की डेप्थ से मुराद ये है कि वाटर की गहराई क्या होगी। तो वाटर की गहराई एक तरीके से क्या होगी, हाइट निकालनी है। तो ऐसे बात है, वॉल्यूम में 3 चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हम यहाँ पे हाइट को बोल देंगे कि हाइट ही एक तरीके से डेप्थ का किरदार अदा करेगी। अगर आप रेक्टेंगल बनाओ तो डेप्थ क्या होगी, एक तरीके से हाइट होगी। तो हमने लेंथ लिखी है 15.0, ये रहा। लेंथ 25.0 है, आगे पीछे हुई भी है, आप चेंज कर लेगा। लेंथ है 25.0 और ब्रेथ या विड्थ है हमारे पास 15.0। वॉल्यूम की वैल्यू लिखी 2980 मीटर क्यूब। हमने रिक्वायर्ड में हाइट या आप डेप्थ भी लिख सकते हो। सोल्यूशन लगाए, सोल्यूशन में फार्मूला लिखा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू रखी, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू रख देनी है आपने, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की। आगे पीछे हो जाए वैल्यू तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लिख लेगा सही। हाइट निकालना है, हाइट ही डेप्थ का किरदार अदा करेगी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है 375 मल्टीप्लाई एच। मजीद मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दरा के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हाइट अलग हो गया। तो आपको सबसे पहले तो अरेंजमेंट आनी चाहिए। तो 2980 को डिवाइड करें 375 से, तो हाइट का आंसर निकल के आएगा 7.95 मीटर। यानी वो जो पानी की गहराई है या उस रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक की गहराई है वो है 7.95, मतलब जितनी उसकी हाइट होगी उतनी उसकी गहराई होगी ना। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब पढ़ते हैं, जिसमें हमें बोलना है क्वेश्चन नंबर 6 में, द डायमीटर ऑफ मून इज़ 3480 किलोमीटर। हमें मून का डायमीटर मालूम है, कितना मालूम है, 3480 किलोमीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून, हमने मून का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा डायमीटर क्या होता है कि अगर एक सर्किल ड्रॉ करें आप, तो सर्किल की जो टोटल लेंथ होती है ये वाली, ये क्या कहलाता है आपके पास, डायमीटर। लेकिन जब आपने वॉल्यूम निकालना होता है ना किसी भी सर्कुलर चीज़ का, ये क्या कोई भी सर्किल चीज़, तो मून तो एक सर्किल नुमा स्ट्रक्चर है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसका फार्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रेडियस, तो आपको रेडियस पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इस डायमीटर को, जो मून का डायमीटर था, उसको डिवाइड कर दूंगा रेडियस निकालने के लिए 2 से। याद रखिएगा डायमीटर तो ये पूरी लेंथ थी, रेडियस क्या होता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का फासला। तो एक तरीके से ये जो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का फासला होता है ना हमारे पास, ये आपके पास रेडियस कहलाता है। तो एक तरीके से अगर जब मैं इस लेंथ को 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा, तो आपके पास ये 2 अलग अलग लेंथ आ जाएंगी, और ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये रेडियस और ये भी रेडियस, रेडियस हर पॉइंट पे सेम होता है, शर्त ये है कि सेंटर वाला पॉइंट आपका सही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इस डायमीटर को, मून को, सबसे पहले रेडियस में लाना पड़ेगा, तभी आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। आगे बोल रहा है हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। हमें बोल रहा है कि भाई कितने मून्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल लाना है। मिसाल के तौर पे अर्थ बहुत बड़ी है, मिसाल लो मैं आपको बोलता हूँ, एक नंबर है 10, फ़र्ज़ कर लो अर्थ का वॉल्यूम 10 है और मून का वॉल्यूम 2 है, तो मैं कितने और मून लेकर आऊँगा कि वो 10 के इक्वल आए। तो मेरे को 4 मून्स और लाने पड़ेंगे, एक मून तो था, 4 मून्स और लाने पड़ेंगे। जब मैं इनको मिलाऊंगा तो मेरे पास अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि 4 मून्स और लेकर आऊँगा, तो मैं यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो 5 बार 2 को ऐड करूँगा तब जाके वो 10 के इक्वल आएगा। तो मुझे यहाँ पर बताना है कि भाई कितने मून्स लेकर आऊँगा कि वो अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल आ जाए। तो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ मून्स भी निकालना है। तो हैंड में रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, तो आइए इस न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। मून का डायमीटर दिया हुआ था 3480 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर नहीं रखते रेडियस, तो डायमीटर को आप रेडियस में कन्वर्ट कर लें। तो डायमीटर को रेडियस में जाने के लिए 3480 किलोमीटर को सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो रेडियस में आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 1740 किलोमीटर। अब किलोमीटर से जाहिर सी बात है मीटर में जाते हैं, तो मल्टीप्लाई 1000 होता है, अभी बताया था। तो आंसर आएगा 17440 आ जाएंगे आपके मीटर, 1740000 मीटर। इसी तरीके से रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन था, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना था, 6380 किलोमीटर। तो इसको मीटर में चले जाएँ तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आइए रिक्वायर्ड में हम क्या लिखते हैं कि हमने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है Vm, और हमने नंबर ऑफ मून्स मालूम करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मून का फार्मूला लगाया। तो याद रखें कि जब भी कोई आपको रेडियस गिवन हो तो वॉल्यूम का फार्मूला ये लगता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले मून का वॉल्यूम निकालना है, तो मून का रेडियस रख दो। तो मून का रेडियस हमारे पास ये आया था,
तो हमने ये वैल्यू पुट की। अच्छा, यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग ये है कि इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आप पहले रेडियस की जगह पर ये मून की रेडियस रखेगा 1740000, फिर इसका क्यूब लेगा। क्यूब लेने पर जो भी आंसर आ रहा है उसको पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएगा 4 से। मिसाल के तौर पे क्यूब लेने पर ये आंसर आ रहा है, ये आंसर को आपने इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करा देना, तो ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे। आप कैलकुलेटर सॉल्व करेगा और डिवाइड करेगा 3 से। तो वॉल्यूम जो आ रहा है मून का वो आ रहा है 2.20 मल्टीप्लाई 10⁻19 मीटर क्यूब। यानी मून अगर एक स्फीयर था मून, तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। तो बुक में आंसर चेक कर लेगा, यही होगा। वॉल्यूम का यूनिट अभी बताया मीटर क्यूब होता है। तो ये इन्होंने डायरेक्ट रेडियस क्यूब निकाला होता, तो आप पहले रेडियस पुट करके क्यूब लेगा। अब देखें, हमसे बोला हुआ था कि भाई कितने मून्स की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आपको अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल लाना है। तो हमने नंबर ऑफ़ मून्स मालूम करना है। तो नंबर ऑफ़ मून्स मालूम करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ मून्स का फार्मूला क्या होगा, हमें किसके इक्वल लाना है, अर्थ के। तो जिसके इक्वल लाना होगा हमें उसको नॉमिनेटर में रखना पड़ेगा, और जिसकी मदद से लाना होगा उसको डिनोमिनेटर। तो यानी इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ मून्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ मून्स निकालने के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का भी फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप रेडियस की जगह बात कर रहे हैं तो रेडियस की जगह ये वैल्यू रखिएगा और इसका क्यूब ले लेगा। इन्होंने क्यूब डायरेक्ट लिया हुआ है, तो क्यूब लेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तीनों को मल्टीप्लाई कराएगा तो ये वैल्यू आएगी। डिवाइड 3 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अर्थ के वॉल्यूम के। तो ये कैलकुलेटर अच्छी तरीके से चला लेगा। अब नंबर ऑफ़ मून्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ मून से। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपके पास ये था, ऊपर रख दें, डिवाइड कर दें आप वॉल्यूम ऑफ मून, जो कि आपने ये निकाला था। जो आप डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ मून्स की तादाद आ जाएगी 49.45। इसका मतलब मुझे 49.45 मून्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल लाना है। मिसाल के तौर पे बताया था, एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, कि 10 है और मेरे पास यहाँ 2 है, तो मुझे कितने और 2 चाहिए होंगे कि वो 10 के इक्वल आए। तो आपने बोला था 5, या आप 2 को मल्टीप्लाई 5 से कर दें या आप 2 को 5 बार प्लस कर दें। तो नंबर ऑफ़ मून्स आपके पास आ गए 49.45। लास्ट न्यूमेरिकल आज के लिए हम पढ़ते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से मुलाकात होगी, जिसमें पार्ट 2 में हम इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल जो रह गए उनको डिस्कस कर लेंगे। ये कन्वर्जन वाला न्यूमेरिकल है, तो इसको समझने के लिए आपको कन्वर्जन थोड़ी सी आनी चाहिए। तो बोल रहा है 1 हेक्टर इज़ डिफाइंड एज 10⁴ मीटर स्क्वायर। बोल रहा है जो 1 हेक्टर होता है उसमें इतने मीटर स्क्वायर एरिया आता है। तो मीटर स्क्वायर जो है ये एरिया का यूनिट है। बोला 1 एकड़ इज़ 4 × 10⁴ फीट स्क्वायर। और जो 1 एकड़ होता है वो 4 × 10⁴ फीट स्क्वायर के बराबर होता है। हमसे बोल रहे हैं हाउ मेनी एकर्स आर इन 1 हेक्टर। बताओ इस 1 हेक्टर में कितने एकड़ आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं आपके सामने। ये मैं बोल रहा हूँ ये रेक्टेंगल है 1 हेक्टर, जिसकी वैल्यू है 10⁴ मीटर स्क्वायर। देखिए यूनिट लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। और फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास, ये है आपके पास एकड़, तो मैं कितने एकड़ इसमें डालूंगा कि वो 1 हेक्टर के बराबर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अभी नंबर ऑफ़ मून्स वाला कर रहा है कि कितने मून्स लूँगा कि वो अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे कन्वर्जन करनी है। तो सबसे पहले तो गिवन बना लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो 1 हेक्टर में 10⁴ मीटर स्क्वायर मतलब 10,000। अगर 10⁴ को अगर आप नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहो तो 10,000 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। ये होते हैं ना, ये गांव वगैरह में होता है कि भाई इतने एकड़ ज़मीन है या इतने हेक्टर है, तो ये वहाँ के यूनिट्स आते हैं, एरिया वगैरह को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल समझे कि गिवन में आप लिखें 1 हेक्टर किसके बराबर है 10⁴ मीटर स्क्वायर के। 1 एकड़ किसके बराबर था 4 × 10⁴ फीट स्क्वायर के। और हैंड में दी हुई थी कि 1 मीटर जो होता है वो 3.28 फीट के बराबर होते हैं। हमने रिक्वायर्ड में निकालना है नंबर ऑफ़ एकर्स, कि कितने एकर्स लाऊंगा कि वो मिलकर 1 हेक्टर के बराबर आएंगे। तो नंबर ऑफ़ एकर्स निकालना है। अब नंबर ऑफ़ एकर्स के लिए सिंपल समझा रहा हूँ मैं, ज़्यादा मैं डेप्थ में लेके नहीं जा रहा। देखें हमें 1 हेक्टर में कितने मीटर स्क्वायर दिया हुआ था 10⁴। अगर मुझे नंबर ऑफ़ एकर्स निकालने मतलब हेक्टर को एकड़ में लाना है, तो मुझे यहाँ पर ये जो मीटर स्क्वायर है ना, तो एकड़ वाले के साथ भी क्या होना चाहिए मीटर स्क्वायर, ताकि कन्वर्जन आपकी ईजिली हो जाए,
ताकि मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा नंबर। देखिए नंबर ऑफ मून्स निकाला था तो नंबर ऑफ मून्स का कोई यूनिट नहीं बना था क्योंकि सेम यूनिट थे, ऊपर भी वॉल्यूम था नीचे भी वॉल्यूम था। तो मुझे यहाँ पर तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर एरिया होता है, ताकि फिट वाला हट जाए, मीटर स्क्वायर सेम हो जाए। तो मैं ये करूँगा कि जो 1 मीटर में मुझे बताया हुआ 3.28 फीट होता है। याद रखिएगा 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर एक फ़िट की बात करूँ ना तो एक फ़िट के अंदर जो होता है वो समझ लें कि 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है कम से कम। मतलब इतना 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 बड़ा होगा ना। मतलब ऐसे ही अगर फ़र्ज़ कर लें आप 3 और लिया है तो ये आपके पास 1 फ़िट के बराबर होगा। मीटर बहुत बड़ा है, फ़िट। तो सबसे पहले तो मुझे इस फ़िट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में जाना है। तो फ़िट बड़ा है या मीटर बड़ा है? मीटर बड़ा है। तो मैं छोटे से बड़े में जाऊँगा तो डिवाइड करूँगा। तो किससे डिवाइड करूँगा? जो मुझे हिंट दी हुई थी 1 मीटर। तो मुझे पहले एकड़ फ़िट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लाना है। तो सिंपल सा तरीका है कि 1 एकड़ में जितने फ़िट स्क्वायर बोले हुए थे 4 × 10⁴ उसको डिवाइड कर दो 3.28 से। लेकिन मसला ये देखें कि यहाँ पर फ़िट पे स्क्वायर है, तो जब आप वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो पहले इसको स्क्वायर लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जब आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाते हैं तो आप डिवाइड तो 100 से करते हैं लेकिन 100 पे स्क्वायर लगा देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये करना है कि 3.28 से डिवाइड तो होगा लेकिन 3.28 का स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर लेंगे तो 10.75, 4 × 10⁴ को अगर आप डिवाइड कर दो 10.75 से, तो यहाँ पे 1 एकड़ में पता लग गया 3720 मीटर स्क्वायर होते हैं। यानी इतना एरिया होता है 1 एकड़ में। अब आप ये देखें कि 1 एकड़ में इतने मीटर स्क्वायर आ गया और 1 हेक्टर में था कितना? 10⁴ का मतलब होता है 10,000। अभी मुझे इसको यहाँ तक पहुँचाना है, यानी नंबर। अब मैं मुझे बताओ 3720 में कितने और ऐड करूँगा कि वो 10,000 के इक्वल आए? तो नंबर ऑफ एकड़ मतलब 3720 में अगर 3720 एक और ऐड कर दूँ तो आंसर मेरा 10,000 तक नहीं पहुँच रहा, मतलब वो 2 एकड़ हो जाएगा फिर। तो 2 एकड़ से देखता हूँ मैं कितने ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे नंबर ऑफ़ एकर्स निकालना, तो नंबर ऑफ़ एकर्स कैसे निकलेगा कि 1 हेक्टर में जितना भी एरिया था वो रखूँगा मैं, और ये जो 1 एकड़ में आया ना 3720 ये रखा मैंने, डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ़ एकर्स आ जाएंगे 2.66688। तो ये नंबर ऑफ़ एकड़ यूनिट नहीं होगा, यहाँ नंबर निकाला। तो नंबर ऑफ़ एकर्स आ गया आपके पास 2.66688। मतलब इतने नंबर ऑफ़ एकर्स चाहिए होंगे तब जाके वो 1 हेक्टर के इक्वल आएगा। मिसाल के तौर पे 3720 था, प्लस करो 3720 क्योंकि ये 1 एकड़ था, ये 2 एकड़। तो 3720 में अगर मैं 3720 ऐड कर दूँ तो ये हो रहा है 7440, लेकिन अभी तक इक्वल नहीं आ रहा। मज़ीद मुझे एकड़ ऐड करने पड़े, मतलब 2 एकड़ तो मैंने ऐड करा तो ये इक्वल नहीं आया। तो नंबर ऑफ़ एकड़्स इस तरीके से निकाले जाएंगे। इसके लिए आपको कन्वर्जन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ़ एकड़्स निकालना तो इसी तरीके से सॉल्व कर लेगा। आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मुलाकात होगी जिसमें पार्ट 2 में आपको इसके तमाम और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।